Yeah, in today's class we will talk about the revival of romantic poetry, और यू कैन से कि रोमांटिक इरा और रोमांटिक एज, उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। हमें ये पता है कि जो हमारा अभी तक इन माई प्रीवियस क्लास यस्टरडे आई हैड गॉन विद ऑगस्टन एज एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी। जो ऑगस्टन एज था उसको हम एज ऑफ पोप भी कहते हैं, और जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी था उसको एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहा जाता है। तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ इनलाइटमेंट या एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बाद जो एज आता है वो रोमांटिक एज है। तो रोमांटिक एज का जो पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1798 से लेकर के 1837 तक, 1798 ईस्वी से लेकर के 1837 ईस्वी तक का जो पीरियड है रोमांटिक एज। और वही चीज अपने यहाँ हिंदी साहित्य में छायावाद के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप इस तरह की एज को लेकर के देखेंगे जहाँ पे प्रकृति की उपासना या प्रकृति का एक इमेज या नेचर हैज बीन वर्शिप्ड, नेचर हैज बीन ग्लोरीफाइड, नॉट ह्यूमन नेचर। जो ह्यूमन नेचर का कॉन्सेप्ट था वो जो है आपका ऑगस्टन एज में या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप में था। लेकिन रोमांटिक एज में जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर नेचर, नेचुरल ऑब्जेक्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा है कि जब हम रोमांटिक एज की बात करते हैं तो इस रोमांटिक एज में कुछ और भी पॉइंट, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं। अचानक रोमांटिक एज नहीं आया, उसके पीछे आने के पीछे कुछ रीजन था। ग्रेजुअली इट केम, देयर वर सम थिंकर्स, देयर वर सम फिलोसफर्स, और एक आपका जो पॉलिटिकल इवेंट था दैट वाज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो कुछ नाम है जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको ऑलरेडी उस पता है कि क्या क्या चीजें रही है रोमांटिक एज के आने में। एक तो इम्पोर्टेंट चीज क्या था, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये कब आया हुआ था? 1789। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था ये घटना 1789 की है, और इसमें एक स्लोगन दिया गया था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। तो रोमांटिक एज के आने में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अलावा, अगर आप बात करेंगे उसका एक और पॉइंट था। वह चीज क्या था? द सेकेंड पॉइंट वाज कि एक आपके फिलोसफर थे, उनका नाम था रूसो, ROUSSEAU। रूसो, जिन्होंने एक किताब लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो किताब थी रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा उनका और स्लोगन था, रिटर्न टू नेचर, मैन इज बॉर्न फ्री बट चेंज्ड एवरीवेयर। ये सारा कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो वो चीजें भी रही हैं जो रोमांटिक एज के आने में एक एक पॉइंट मतलब होता है। इसके अलावा एक और थिंकर थे जिनका नाम था विलियम गॉडविन, WILLIAM, विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन ने एक किताब लिखा था ही वॉज अ पॉलिटिकल थिंकर, और उनका एक किताब का है दैट वाज द नेम आई एम मिसिंग हियर, पॉलिटिकल जस्टिस बुक का नाम है, पॉलिटिकल जस्टिस। और विलियम गॉडविन की ही बेटी थी मेरी गॉडविन, मेरी गॉडविन जो कि पीबी शेली के साथ इलोप कर जाती है। तो विलियम गॉडविन का भी कंट्रीब्यूशन रहा है रोमांटिक थॉट को डेवलप करने में या उस सब चीजों को लेकर के जो है। इनकी बेटी का क्या नाम था? मेरी गॉडविन, मेरी गॉडविन, जो किसके साथ इलोप कर गई थी? पीबी शेली के साथ, पीबी शेली, SHELLEY। मेरी गार्डविन, MARY, मेरी गार्डविन, पीबी शेली, मेरी गार्डविन, पीबी शेली।
आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं या ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं कि ये चीजें हैं। फिर उसके बाद आपको याद होगा एक और चीजें था, जो द भगवत गीता है, द भगवत गीता का ट्रांसलेशन भी संस्कृत से इंग्लिश में हुआ था 1785 में, और जॉन विल्किंसन ने किया था, जॉन विल्किंसन ने, जॉन विल्किंसन ने किसका, द भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया था। तो ये कहा जाता है जो भगवत गीता में जो मिस्टिसिज्म है, जो उसका रहस्यवाद है, उस रहस्यवाद से पश्चिम के लोग, मतलब यूरोप के लोग वाकिफ हुए, और इसने भी कुछ हद तक कंट्रीब्यूट किया। तो कई चीजें रही है, सम थिंकर्स, सम बुक्स, और जो आपका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दिस थिंग्स यू फाइंड। अब उसके बाद एक और पॉइंट आता है, यू फाइंड अनदर पॉइंट, सिग्निफिकेंट पॉइंट। उसमें जो है, अगर आप देखेंगे कि ये जो समय था, द रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोइट्री में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है, वो था 1798 में लिरिकल बैलड का पब्लिश होना। लिरिकल बैलड, और इस लिरिकल बैलड्स में 23 पोएम्स थी, जिसमें 19 वर्dsworth ने लिखा था, 4 कॉलरिज ने लिखा था फर्स्ट वॉल्यूम में। तो इतने सारी चीजें रही हैं जो कि उसके ओरिजिन में हेल्पफुल थी, उसके ओरिजिन में हेल्पफुल थी। और सवाल ये उठता है कि रोमांटिक का मतलब क्या है। रोमांटिक का मतलब ये नहीं कि जनरली जो हम लोग ये समझते हैं, कहते हैं द पीपल से ही इज इन रोमांटिक मूड, तो वो चीजें नहीं है जैसा हम लोग उसका यूज करते हैं। रोमांटिक का मतलब होता है कि, या रोमांटिसिज्म की प्रैक्टिसिंग और बिलीविंग इन एन आइडियोलॉजी विच सपोर्ट्स द एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी। एक ऐसा मूवमेंट जिसमें कल्पनाशीलता बहुत ज्यादा हो, या कल्पना लोग को जगह दी गई, इमेजिनेशन एंड ब्यूटी, और जिसमें हर चीज में खूबसूरती देखने की कोशिश की गई हो। तो एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी, ये एक इसका डिफिनीशन है, लेकिन मैं नहीं कहता कि ये परफेक्ट डिफिनीशन है। ऑफन यू फाइंड कि इफ यू डोंट यूज दीज टू वर्ड्स, इट मींस दैट यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज रोमांटिसिज्म, व्हाट इज या who is a romantic. Only that person is in romantic mood, one who imagines, one who just imagines, yeah, uh, one who is in the state of being imagination, one who who is in the state of being imagination। तो वो चीज है, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी का डेवलपमेंट होता है, तो ये चीजें आपका रहा है। तो ये तो बेसिक बातें थी। मैं थोड़ा सा आपसे, आई जस्ट वांट टू नो कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है वो कब हुआ था। सर 1798 1789 1789। देखिए आप लोगों के सामने दो डेट आया, एक लोग ये कह रहे 1798, और एक लोग कह रहे ज्यादातर लोग 1789 है। जिन्होंने 1798 कहा, सॉरी सर 1798 1789 इसीलिए कहा जाता है कि हाँ, कि जल्दबाजी में कोई चीज नहीं करना, नहीं तो यही चीजें गलत हो जाएगी। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज ब्रोकन आउट इन 1789, 1789। और जो उसका स्लोगन था क्या था सर? इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको अभी बताया कि द भगवत गीता वॉज ट्रांसलेटेड बाय हु। सर जॉन विल्किंसन ने। ईयर कौन सा था? सर 1785 1785 था। द लिरिकल बैलड कब पब्लिश हुआ? 1798 में। लिरिकल बैलड किन दो लोगों का वर्क था?
Coleridge or Coleridge or William Wordsworth. Coleridge or Wordsworth. Wordsworth. How many 19 poems? poems by 19 poems by Wordsworth and 4 by Coleridge. Coleridge. इसमें से जो नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री है किसकी देती? William Wordsworth. William Wordsworth. Wordsworth. और सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री सर एस टी कॉलेज की. ठीक है. एंड व्हाट डू यू मीन बाय रोमांटिसिज्म? सर रोमांटिक Imagination or beauty. Imagination and beauty. Revival Yeah. of Imagination and beauty. एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी. ठीक है. और who was the first poet of the pre-romantic age? जेम्स थॉमसन. जेम्स थॉमसन का क्रिएशन का क्या नाम? season. सीजन. द सीजन. ठीक है. नाउ यू सी यहाँ पे इसके अलावा एक मैंने और नाम लिया था कि वाई विलियम गॉडविन इज फेमस. सर फॉर पॉलिटिकल जस्टिस. Political justice. फॉर हिज बुक पॉलिटिकल जस्टिस. उनकी लड़की का क्या नाम था जो पीबी शैली के साथ इलोप कर गई थी? मैरी गॉडविन. वेरी गॉड. कैन यू टेल मी इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक और नाम है रूसो. रूसो की बुक का क्या नाम था? Social contract. सोशल कॉन्ट्रैक्ट. सोशल कॉन्ट्रैक्ट. उनके कुछ स्लोगन्स आप बताइए. Go back to nature. बैक टू Return to nature. रिटर्न टू नेचर या गो बैक टू नेचर. और दूसरा? A man is born free, but he is chained everywhere. But he is chained everywhere. And education supplements man's nature. खैर ये सारी चीजें समझ में आ गई है. अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक पहला जो उसका पॉइंट है द रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोइट्री का, कि इससे पहले के जो पोएट थे जॉन ड्राइडन थे और पोप थे. जॉन ड्राइडन का मतलब रेस्टोरेशन एज, पोप का मतलब ऑगस्टन एज, और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का मतलब आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी. फिर हम रोमांटिक एज में आते हैं. लेकिन रोमांटिक एज के आने में प्री रोमांटिक पोएट्स का बड़ा योगदान था. तो उसमें जो प्री रोमांटिक पोएट्स के पहले पोएट थे जेम्स थॉमसन थे, जिन्होंने द सीजन्स नाम का कलेक्शन ऑफ लिरिक लिखा था. और वो 1726 में शुरू हुआ, 1730 में जाके कंप्लीट हुआ. दूसरा पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. विक्टर ह्यूगो नाम के क्रिटिक है. क्रिटिक का नाम है VICTOR. विक्टर ह्यूगो, HUGO. विक्टर ह्यूगो ने क्या कहा? विक्टर ह्यूगो कॉल्ड रोमांटिक मूवमेंट लिबरलिज्म इन लिटरेचर. विक्टर ह्यूगो ने रोमांटिक एज को, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इन्होंने रोमांटिक एज को क्या कहा? लिबरलिज्म इन लिटरेचर. LIBERALISM. लिबरलिज्म इन लिटरेचर. जो रोमांटिक एज था यह लिटरेचर में उदारता का एज था. लिबरलिज्म इन लिटरेचर. आई जस्ट वांट टू नो हु सेड कि रोमांटिक एज वाज लिबरलिज्म इन लिटरेचर? Victor Hugo. विक्टर ह्यूगो ने कहा. विक्टर ह्यूगो ने कहा. ठीक है. द सीजन किसका क्रिएशन है? James Thompson. थॉमसन का क्रिएशन है. ठीक है. कब आई हुई है, कब इस वर्क कंप्लीट हुआ है? 1726. ठीक है. ओके ओके ओके. नाउ द सेकेंड पॉइंट की जो रोमांटिक एज है यह एक ऐसा मूवमेंट था जो एक एज के अगेंस्ट में था. इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट विच एज? against the Romantic- neoclassicism. अगेंस्ट नियो क्लासिकल. नियोक्लासिकल एज के अगेंस्ट में था. अब कैसे अगेंस्ट में था, मैं उसको एक जनरली बात बता दूं जो आप सब वाकिफ है. इवन यू ऑल नो नियो क्लासिकल एज में आपका क्या था? हीरोइक कपलेट था. रोमांटिक एज में ब्लैंक वर्स रहा है.
नियो क्लासिकल एज में अपर क्लास की बात की गई है, रोमांटिक एज में जो भी है आप कह सकते हैं पीजेंट क्लास या लोअर क्लास की बात की गई है। नियो क्लासिकल एज में जो पोइट्री है वो जो है शहरी क्षेत्रों में कोर्टली मैनर, सिटी लाइफ, सिटी कल्चर को लेके बात की गई है। रोमांटिक एज की जो पोइट्री है वो नेचर में, नेचुरल वर्ल्ड में, कंट्री साइड एरिया या विलेज एरिया में चलता है। नियो क्लासिकल एज में आयरनी और सटायर का ज्यादातर यूज है, विट का है, ह्यूमन नेचर है। और जो आपका रोमांटिक एज है उसमें इमोशंस का, फीलिंग्स का और साथ ही साथ इमेजिनेशन का, ब्यूटी का, और आप कह सकते हैं कि जो ओपन एरियाज है, खुले क्षेत्र है, झील, नदियां, पहाड़, पर्वत, झरने, इन सब को लेकर के बात होती है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो रोमांटिक एज की पोइट्री है उसका मकसद था आर्ट फॉर आर्ट से, वो प्योर लिटरेचर है। और जो आपका नियो क्लासिकल एज की पोइट्री है वो आर्ट फॉर लाइफ से को लेकर के, वो जीवन में क्या उस समय था, लोगों के जीवन में कैसा था, क्या उथल पुथल, चाहे वो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लेके बात कही गई हो, वो वहां पर रहा है। जो नियो क्लासिकल एज की पोइट्री है उसमें आर्टिफिशियलिटी है, प्रोजाइक एलिमेंट्स है। जो रोमांटिक एज की पोइट्री है वो नेचुरल है, और उसमें जो है आप कह सकते हैं कि एक नेचुरल फेनोमेना, जो पोयम का जो नेचुरल फेनोमेना की पोयम में जो है, जो पोइट्री है या पोयम है, दैट इज द वॉइस ऑफ सोल, वो सब चीजें हमें देखने को मिलती। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। इस वजह से कहा जाता है कि जो नियो क्लासिकल एज जो था, इसके खिलाफ जो मूवमेंट आता उसका नाम रोमांटिक एज रहा है। नियो क्लासिकल एज में तमाम बंदिशें थी, रोमांटिक एज में कोई बंदिशें नहीं है। रोमांटिक एज में खुल करके आपको पूरे फ्रीडम थी, आप इमेजिन करिए, आप थिंकिंग करिए, आप क्रिएट करिए, आप अपना खुद का एक खूबसूरत संसार बसाइए, उस पर कोई टैक्स नहीं लगने जा रहा। लेकिन नियो क्लासिकल एज में बंदिशें थी कि अगर आपको लिखना है तो हीरोइक कपलेट में लिखना है, स्ट्रिक्ट नाम था वहां पे, जो है क्रिएटिविटी कम थी, इमिटेशन ज्यादा था, चीजों में नकल की जाती, दिस थिंग्स वी फाइंड दिस थिंग्स। अच्छा, तो विक्टर ह्यूगो और ये तमाम चीजें हमने बात किया। फिर उसके बाद है कि जो रोमांटिक एज है उसमें अगर आप देखेंगे कि वही चीज यहाँ पे बात की गई है कि रोमांटिक एज एक रिएक्शन था। किसके खिलाफ रिएक्शन था? अगेंस्ट द बॉन्डेज ऑफ रूल एंड कस्टम। जो नियो क्लासिकल का जो रूल है, जो कस्टम है, जो बॉन्डेज है, उसके खिलाफ उस तरह का था। ये सारी बातें मैंने अपने लैंग्वेज में बता दिया है। और जो आपका नियो क्लासिकल एज था वो तमाम तरह के क्लब्स का एज था, कॉफी हाउस का एज था, चॉकलेट वगैरह का, चॉकलेट क्लब्स का एज था। लेकिन जो रोमांटिक एज है वो एक ओपन फील्ड का, इन द लैप ऑफ नेचर, इस तरह का जो है दुनिया या समाज हमें देखने को मिलता है। और जो रोमांटिक एज है यह एक तरह से रिवाइवल का एज था, या इसको रिनेशा ऑफ वंडर भी कहा जाता है। रोमांटिक एज को सेकंड रिनेशा या रिनेशा ऑफ वंडर, या आप कह सकते हैं कि जो है ये रिवाइवल, किसके रिवाइवल का एज था? एलिजाबेथन लिटरेचर के रिवाइवल का एज था। और जो मेडिवल पीरियड था या द मिडिल एजेस था, उस समय की पोइट्री का, खास करके जो बैलड वगैरह लिखा गया था, जो सॉनेट पैटर्न उस समय का था, उसको रिवाइव रिवाइव करने का यह एज रहा है। तो ये चीजें आपको अगर कभी ये आता है कि इसमें किन चीजों को रिवाइव किया गया, तो एलिजाबेथन लिटरेचर या जो रिनेशा का जो भी पॉइंट रहा उसको, और कुछ दूसरी चीजें थी जिसको यहाँ पे रिवाइव किया गया। फिर उसके बाद आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो रोमांटिसिज्म है इसमें सिंपैथी है, और इसमें ह्यूमन हार्ट को लेकर के बात की गई है। इसमें इंटेलेक्चुअलिटी को, साइंटिफिक एलिमेंट को बहुत ज्यादा जगह नहीं दी गई है। या ऐसा नहीं कि हम देखते हैं कि सटायर है, आयरनी है, इस तरह की चीजें नहीं, कोर्टली मैनर वगैरह का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। इसमें इंडिविजुअलिटी को महत्व दी गई है, लिबरलिज्म को महत्व दिया गया है, ह्यूमनिज्म को महत्व दिया गया, जो रिनेशा की खासियत थी। कौन कौन सी चीजें जो है? इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म,
ह्यूमनिज्म, लिबरलिज्म, इन सबको महत्व दिया गया। तो दीज थिंग्स वी सी या दीज थिंग्स वी फाइंड। बाकी जो जो डिफरेंस है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया कि क्या क्या डिफरेंस है और किसको इमिटेट किया गया, एलिजाबेथन एज और उस समय की जो पोएट्स थे जैसे एडमंड स्पेंसर के वर्क को या सर फिलिप सिडनी के वर्क को, या उस समय के का जो सोनेट पैटर्न था पेट्रार्च का, या द मिडिल एजेस में जो बैलेड वगैरह लिखने का स्टाइल था, जो ओड लिखने का स्टाइल था, उन सबको इमिटेट किया गया। सो यू फाइंड दीज थिंग्स की ये सारी की सारी चीजें आती है जिसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो आई जस्ट वांट टू से कि ये सारी चीजें जब आप देखते हैं या ये सारी चीजें आप पाते हैं तो कुछ और भी चीजें रही है जो आप देखेंगे जिसमें एक प्रोटेस्ट वगैरह भी आप देखेंगे कि एक प्रोटेस्ट था कि इसके नियो क्लासिकल एज के अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा, वो चीजें वो किया गया। आगे एक है क्रिटिक जिनका नाम है थियोडोर वाइट्स डंटन। थियोडोर वाइट्स डंटन ने कहा है कि इट वाज व्हाट रोमांटिक रिवाइवल वाज इक्विवेलेंट टू द रिनेशन ऑफ वंडर। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि थियोडोर वाइट्स डंटन ने क्या कहा है, यह रिनेशन ऑफ वंडर था। आई वुड लाइक टू राइट इट हियर। थियोडोर वाइट्स डंटन, थियोडोर वाइट्स डंटन, DUNTO, इन्होंने क्या कहा, रिनेशन ऑफ वंडर इसको कहा है। ऑफ वंडर, ये इन्होंने कहा, इसको रिनेशन ऑफ वंडर का थियोडोर वाइट्स डंटन ने इसको रिनेशन ऑफ वंडर कहा। दिस इज अनदर सिग्निफिकेंट वर्ड, थियोडोर वाइट्स डंटन। आई जस्ट वांट टू नो कि किसने इसको रिनेशन ऑफ वंडर कहा है। Sir Theodore Watts. थियोडोर वाट्स डंटन ने। या दैट्स गुड, थियोडोर वाइट्स डंटन ने कहा। और किसने जो है ये तो आपका क्या था, थियोडोर वाइट्स डंटन ने। उसके बाद एक और पॉइंट आता है, वाल्टर पेटर ने क्या कहा। वाल्टर पेटर ने कहा द एडिशन, रोमांटिसिज्म मीन्स द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। ब्यूटी का एक अद्भुत नमूना इस एज में पेश किया गया। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था रोमांटिसिज्म का मतलब एक्सेसिव यूज ऑफ ब्यूटी एंड इमेजिनेशन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये बात किसने कही है, वाल्टर पेटर ने कही है। किसने कही है, वाल्टर पेटर। आप मेरे साथ रिवाइज करिए कि हु सेड कि इट वाज या रोमांटिसिज्म मीन्स द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। सर वाल्टर पेटर, ठीक है। दूसरे एक क्रिटिक है हरफर्ड। हरफर्ड पॉइंट्स आउट दैट रोमांटिक मूवमेंट वाज प्राइमरली एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेटिव सेंसिबिलिटी। इन्होंने इमेजिनेशन की बात कही। तो ये भी आपको रिवाइज करना है कि किस आदमी ने कहा है कि इट वाज प्राइमरीली एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेटिव सेंसिबिलिटी। हरफर्ड, हरफर्ड, हरफर्ड ने क्या कहा, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेटिव सेंसिबिलिटी। तो वो सारी चीजें जो अभी आपको मैं बताया वो सब चीजें मिलेगी। थियोडोर वाइट्स डंटन है, वाल्टर पेटर है, हरफर्ड हो गए। क्रिटिक कैजामिया ने कहा है कि द रोमांटिक स्पिरिट कैन बी डिफाइंड एज एन accentuated predominance of emotional life provoked or directed by the exercise of imaginative vision and in its turn stimulating or directing such exercise। तो ये चीजें जो है कैजामिया का है, एक आप उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हीगल का कहना था कि लिबरलिज्म इन लिटरेचर, ये भी उन्होंने, हीगल ने भी वही शब्द यूज किया। इसके पहले भी
लिबरलिज्म इन लिटरेचर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आया हुआ था आपका, दैट वाज विक्टर ह्यूगो का। तो दीज थिंग्स यू फाइंड। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि यह जो एज है इस पे स्पेंसर को फॉलो किया गया, जॉन मिल्टन को फॉलो किया गया, किसको नहीं फॉलो किया गया? ड्राइडेन और पोप को नहीं फॉलो किया गया क्योंकि उनके अगेंस्ट थे। जो रोमांटिक एज के पोएट्स है, जो इम्पोर्टेंट पोएट्स है, उसमें जेम्स थॉमसन प्री रोमांटिक, थॉमस ग्रे प्री रोमांटिक, विलियम ब्लेक प्री रोमांटिक, विलियम कॉलिंस प्री रोमांटिक, ओलिवर गोल्डस्मिथ प्री रोमांटिक, ये सब क्या थे? प्री रोमांटिक थे। टॉमसन का एक वर्क है द सीजन जो 1726 से 30 में आया है, ग्रे का एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ओलिवर गोल्डस्मिथ का डिसर्टेड विलेज, विलियम कॉलिंस का ओड टू इवनिंग, विलियम ब्लेक का द टाइगर एंड द लाइफ। ये सब पहले ही पढ़ा चुके, कई बार रिवाइज करा चुके हैं कि प्री रोमांटिक पोइट्री का क्या क्या था। टॉमसन का जो द सीजन है वो सबसे अर्लीस्ट वर्क है जिसमें उन्होंने जो एक कलेक्शन ऑफ लिरिक है जिसमें उन्होंने एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर का जिक्र किया है। और इन पोएट्स के अलावा अगर और किसी का कंट्रीब्यूशन रहा है तो उसमें विलियम गॉडविन है, कांट है, हीगेल है, इनका भी याद रहा है। रूसो का था रिटर्न टू नेचर, मैन इज बॉर्न फ्री बट चेंज्ड एवरीवेयर, एजुकेशन सप्लीमेंट्स में ऑफ नेचर। विलियम गॉडविन का पॉलिटिकल जस्टिस रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी सब अभी बता चुके हैं। और कुछ क्रिटिक्स का ये कहना था कि ये 1785 में शुरू होता है क्योंकि जो है जो द गीता थी, द गीता का ट्रांसलेशन हुआ था। कुछ का कहना नहीं 1798 में शुरू हुआ था क्योंकि लिरिकल बायलाट पब्लिश हुआ था। और लिरिकल बायलाट जो है एक जॉइंटली वर्क है कॉलेज का, विलियम वर्ड्सवर्थ का, जिसमें 23 पोएम्स है। 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखा, 4 कॉलेज ने लिखा। वर्ड्सवर्थ की टीचर अभी जो है इसकी पहली पोएम थी। एंड कॉलेज का राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर भी इसमें इसी में पब्लिश होता है। तो इसमें अभी तक की जो ये एक छोटी सी क्लास थी, लेकिन इस छोटी सी क्लास में यू केम टू नो अबाउट व्हाट यू केम टू नो अबाउट कि रोमांटिसिज्म का डेवलपमेंट कैसे था। ज्यादातर बहुत कॉमन क्वेश्चंस है लेकिन जितने पॉइंट्स बताए गए सब पूछे जा चुके, यू कांट इग्नोर इवन अ सिंगल पॉइंट। अब इसी से मैंने बताया था कि जुड़ा हुआ हिस्सा इसी से कवर किया गया है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल की बात की जाएगी। तो ये ऊपर का सब मैं आपसे सुन चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ, बार बार वही कहानी मैं नहीं रिपीट करूंगा। अब अगर आप डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल की बात करते हैं तो हमें ये भी पता कि जो टर्म नॉवेल है या इटालियन वर्ड नॉवेला से आया जिसका मतलब न्यू थिंग होता है। और यूरोपियन टर्म नॉवेल के लिए रोमन है जिसका मतलब जो रोमांस से आया हुआ है। द रोमांस is originally a work of fiction in which the imagination is given full play without being limited by facts or probabilities. It deals with extraordinary events with heroes whose power are exaggerated and often adds the element of superhuman. These things you see. तो कुछ नहीं, आपको बस दो चीजें ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल है इसमें पहला पॉइंट ये बताया गया कि जो वर्ड नॉवेल है जिसका मतलब क्या होता है, थिंग्स रिसेंटली ओरिजिनेटेड या अ न्यू थिंग। लेकिन पूरे यूरोप में जो नावल के लिए शब्द था वह रोमन था जो रोमांस से आया है। और रोमांस क्या होता था, रोमांस एक तरह की ऐसा स्टोरी या ऐसा जो है कैरेक्टर होता था जिसमें एडवेंचर, हीरोइज्म और उसके बाद आप कह सकते हैं कि कुछ इस तरह की चीजें होती थी, सेंसेशन, रोमांस, हीरोइज्म, दिस थिंग्स वी सी या दिस थिंग्स वी फाइंड। तो ये सारी की सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती है। तो इसको भी लेकर के आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या इसमें द एलिमेंट्स ऑफ सुपर ह्यूमन इस तरह की चीजें रही। उसके अलावा जो नावल है इसमें डिफिनेशन सिंपल दिया गया है कि द नावल इज अ वर्क ऑफ फिक्शन इन विच द इमेजिनेशन, या एक फिक्शन का वर्क है जिसमें इमेजिनेशन होता है, इंटेलेक्ट होता है, combined to expert life in the form of a story, and the imagination is always directed and controlled by the intellect. It is interesting कुल मिला हमने पीला तो यू फाइंड व्हाट कि यू फाइंड कि जो नॉवेल है ये वर्क ऑफ फिक्शन होता है जिसमें इमेजिनेशन और इंटेलेक्ट, ऑल दीस थिंग्स यू फाइंड। नॉवेल की उत्पत्ति में सिडनी के का आर्केडिया, मैलोरीज का मॉल डी आर्थर,
चासर का कैंटरबरी टेल्स, बेकन का द न्यू एटलांटिस, मोर्स का यूटोपिया, थॉमस राज का रोजालिंड, स्पेंसर का फेरी क्वीन, बनियान का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, मिल्टन का पैराडाइज लास्ट, थॉमस नैश का अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ये सब रहा। जो अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर या लाइफ ऑफ जैक मिल्टन ये अर्लीस्ट नॉवेल रहा है, जो किसका एग्जाम्पल है, पिकारेस्क नॉवेल का। पिकारेस्क नॉवेल स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया हुआ। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि ये इसमें कोई एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं आपसे डिस्कस नहीं, जितना वर्क आप यहाँ पे देख रहे हैं। अभी जब मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रिनेशा पढ़ाया था तो उस समय भी मैंने आपसे वहां पे डिस्कस किया हुआ था। तो एक एक चीज, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ एक बार इसको मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ रिवाइज करिए इसका। आर्केडिया किसका वर्क है? Sydney. Sydney. Sir Philip Sidney. नॉर्टे डी आर्थर, Thomas Mallory. मार्टे डी आर्थर, Sir Mallory. थॉमस मैलरी का कैंटरबरी टेल्स, चासर का Sir Chaucer. द न्यू एटलांटिस, चौसर का सर। द न्यू एटलांटिस, बेकन का सर Sir Bacon. बेकन का सर यूटोपिया, थॉमस मोर का सर Thomas More. थॉमस मूर का यूटोपिया लैटिन वर्ड है जिसका मतलब प्लेस लाइक में, रोजालिंड, Sir Thomas Lodge. थॉमस लॉज लॉज का फेरी क्वीन, स्पेंसर का Edmund सर Spencer. जॉन पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जॉन बनियन John Bunyan. पैराडाइज लॉस्ट, John Milton. जॉन मिल्टन की सर नॉवेल कौन सा रहा है? अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल, The Unfortunate Traveler. अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल, पिकारेस्ट नोवेल पिकारेस्ट नॉवेल। मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल का मतलब कि ना उसका एग्जांपल। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल, नॉवेल जब शुरू में आया तो सबसे पहले वह किस रूप में आया था? वह पिकारेस्ट नॉवेल के रूप में आया हुआ। यू सी इट। उसके बाद आप देखते हैं कि ऑल दिस थिंग। फिर ये चार लोग हैं जिनको फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल कहा जाता है, जिसमें एक नाम है डैनियल डिफो का, और इनको ये कहा जाता है कि इन्होंने मॉडर्न नॉवेल की शुरुआत इन्होंने की है। इनका नॉवेल है कैप्टन सिंगल्टन, बोल फ्लैंडर्स एंड रोक्साना। तो अगर ये कभी आता है कि whom the credit is given to discover the modern novel, डैनियल डिफो को कहा जाता है। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल कौन सा? अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल पिकारेस्ट नॉवेल, जो स्पेनिश वर्ड पिकारो से। अच्छा, जो नॉवेल वर्ड है वो कहाँ से आया है? इटालियन Italian. नोवेला Italian word. Novella. इसका मतलब Sir New Thing. न्यू थिंग्स ठीक है। तो डैनियल डिफो का कैप्टन सिंगल्टन, बोल फ्लैंडर्स एंड रोजाना है। सैमुअल रिचर्डसन फेमस है बहुत ज्यादा, इन्होंने पामेला या वर्चू रिवार्डेड नॉवेल लिखा था, और ये इपिस्टेलरी नॉवेल है। इपिस्टेलरी नॉवेल वह नॉवेल जो कि लेटर फॉर्म में होता था। कल भी मैंने आपको बताया था लेटर फॉर्म में कैसे होता था कि लेटर हैज बीन सेंट बाय हीरोइन टू हीरो, जो भी उनको कम्युनिकेशन करना था वो लेटर फॉर्म में उन्होंने किया जो है। ये सैमुअल रिचर्डसन की देन है, और इसके साथ साथ जो है जोसेफ एडिशन ने भी, कह रहे जोसेफ एडिशन एक और नॉवेलिस्ट है, उन्होंने भी इसको लिखा हुआ था। तो पामेला या वर्चू रिवार्डेड ये आपका कौन सा? एपिस्टेलरी नॉवेल है। इसी तरह से क्लारिसा या हिस्ट्री ऑफ आर्ट, हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी, ये भी उन्होंने लिखा हुआ था। किसने? सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट नॉवेलिस्ट है हेनरी फील्डिंग, इनका नॉवेल है जोसेफ एंड्रयूज, जो पामेला का पैरोडी है ये भी। और इन्होंने अपने को कॉमिक एपिक इन प्रोज, इन्होंने अपने नॉवेल को क्या कहा है? कॉमिक एपिक इन प्रोज। इसके अलावा आप देखते हैं कि इनका और एक नॉवेल है जोनाथन वाइल्ड है, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, और फाउंडिंग करके है एमिलिया। ये सब आपको पता होना चाहिए कि हेनरी फील्डिंग का कौन कौन सा नॉवेल रहा है। नेक्स्ट नॉवेलिस्ट है स्मॉलेट, स्मॉलेट मीन्स टोबियस स्मॉलेट, इनका है रॉड्रिक रैंडम प्रीग्रीन। नेक्स्ट है लॉरेंस ईस्टन का ट्रिस्टम शैंडी है, अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली। और फिर एक है विकार, ओलिवर गोल्डस्मिथ का विकार ऑफ वेकफील्ड है। और उसके बाद
रॉबर्ट बर्न्स आते हैं, इनका कुछ पोएम्स वगैरह है, जिसमें है उनकी पोयम है बॉनी डून है, माई लव लाइक अ रेड रोड। लेकिन रॉबर्ट बर्न्स का फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल से कोई मतलब नहीं है। फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल में स्मॉलेट और लॉरेंस हिस्टन, हेनरी फील्डिंग और उधर जो आपको सैमुअल रिचर्डसन बताया गया था। So in this way, in today's class, you came to know about four wheels of the novel, you came to know about origin of the novel, you came to know about रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एज का ओरिजिन कैसे हुआ। अब जो आपको जो है पढ़ना है अगली क्लास में द एज ऑफ रोमांटिसिज्म पूरा पढ़ना पड़ेगा, कि उसके जो पोएट्स है, जो उसमें ड्रामा आया है या जो नॉवेल आया है, आई विल टेक टुमारो, कल की क्लास में उसको डिस्कस किया जाएगा। बाकी इसमें आपको केवल अब याद करने वाली चीज है, मैं इसको बार बार रिवीजन नहीं कराऊंगा कि स्मॉलेट एंड ईस्टन ने क्या क्या लिखा हुआ है, ये आपके सामने है। स्मॉलेट का जो वर्क है वो क्या है, रॉड्रिक रैंडम है, पीरिग्रिन पिकल है, हम्फ्री क्लिंकर है, लॉरेंस ईस्टन का वर्क है, ट्रिस्ट्रम शैंडी है, और एंड अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली है। ओलिवर गोल्डस्मिथ का विकार ब्रेकफील्ड है। हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रूज है, पामेला। हेनरी फील्डिंग ने अपनी नॉवेल कॉमिक एपिक दोस्त भी कहा है। उनका एक और वर्क है जोनाथन वाइल्ड है, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स है। यहाँ पे आपने देखा उनका वर्क था, डेनियल डीफो का वर्क था, कैप्टन सिंगलटन, मोल फ्लैंडर्स या रोक्साना, सैमुअल रिचर्डसन का पामेला या वर्चू रिकवर रिवार्डेड, क्लारिसा और द हिस्ट्री ऑफ यंग यूथ। These things you see. So concluding here, you see nothing more. So we will meet tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir.